आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें बताएंगे। दोस्तों, मोदी सरकार का सारा अहंकार चूर चूर। दोस्तों, फिर से एक बार मोदी के साथ हुआ खेल, बढ़ा दी अपनी शपथ की तारीख आगे। क्यों? आखिरकार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर राहुल गांधी ने फोड़ा अब तक का सबसे बड़ा बम। दोस्तों, राहुल गांधी ने 30,000 करोड़ रुपए के शेयर मार्केट घोटाले में मोदी सरकार और शाह की खोल दी पोल। आखिरकार कैसे? दोस्तों, पूरी यूपी में बीजेपी का हो गया सफाया, जहां पर सबसे बड़े हिंदुत्व का बीजेपी ने एक वो खड़ा कर रखा था साम्राज्य, क्यों वो ढाला गया। और कैसे दोस्तों, बीजेपी शपथ से पहले ही कई नेताओं ने छोड़ दिया, साथ कई निर्दलीयों ने कांग्रेस का थाम लिया दामन। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों, माना यह जाता था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिंदुत्व का एक साम्राज्य खड़ा कर लिया है। लेकिन दोस्तों, न सिर्फ अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के उस साम्राज्य को ख़त्म कर दिया, बल्कि कल राहुल गांधी ने मोदी सरकार के सर पर एक इतना बड़ा बम फोड़ दिया जो अब तक का सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है। दरअसल कल राहुल गांधी ने खुलासा किया था कि मोदी सरकार और शाह ने, आप समझिए, मोदी सरकार और शाह ने लोगों से कहा कि 3 और 4 तारीख के दिन शेयर मार्केट बहुत उछाल लेगा, जितने भी लोग हैं वो पैसा लगा दें। अब दोस्तों, लगाने वाले ने तो यही सोचा कि मोदी और शाह बोल रहे हैं तो हम पैसा लगा देते हैं। अब बात क्या हुई, जिसने पैसा लगाया उसके पैसे तो डूब गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी को अच्छे से पता था दोस्तों कि बीजेपी बहुमत का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रही है। बीजेपी बीच में ही अटक जाएगी, क्योंकि उनके पास पहले रिजल्ट आ चुका था दोस्तों गिनती से पहले कि हमें कितनी सीटें मिली हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि नरेंद्र मोदी ने आखिरकार जनता से क्यों कहा कि आप शेयर मार्केट में पैसा लगा दो? क्यों अमित शाह लोगों से कह रहे थे कि शेयर मार्केट में पैसा लगा दो, डबल हो जाएगा? लेकिन हुआ कुछ यूँ कि पूरी तरीके से वो लोग बर्बाद हो गए जिन लोगों ने दोस्तों शेयर मार्केट में पैसा घुसेड़ा। और जो चालाक थे वो एक दिन पहले ही निकाल कर भाग गए, और शेयर के जब जाहिर सी बात है शेयर के जो दाम है जब डाउन हुए होंगे तब भी उन्होंने पैसा कमा लिया होगा फिर से उन शेयर्स को ख़रीद कर। तो आप समझ सकते हैं कि शेयर मार्केट का ये जो खेल था, ये नरेंद्र मोदी और शाह ने पूरा प्लानिंग से बनाया था, और इतना बड़ा घोटाला जो हुआ है इसकी जांच की मांग भी हुई है। आपको बता दें चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी मुश्किलें, नरेंद्र मोदी की शपथ की तारीख बड़ी आगे है। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये शपथ लेना ना इतना आसान है, ना सरकार बनाना इतना आसान है, ना मोदी सरकार के पास बहुमत है। जो पहले नरेंद्र मोदी सीना उठाकर चलते थे, कहते थे मैं 56 इंच का सीना है मेरा। जो गोदी मीडिया दिन रात मोदी सरकार की वकालत करती थी और कहती थी कि देखो नरेंद्र मोदी तो विश्व गुरु हैं, इनको कोई नहीं हरा सकता, और इनको हराने में 1 दशक लगेगा। जब अटल जी को हराने में कांग्रेस को इतने दशक लगे थे तो इन्हें कितना दशक लगेगा हटाने में। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। अगर जनता आपको बैठा सकती है राजगद्दी पे तो वो उठाकर फेंकना भी जानती है। और मैं तो उत्तर प्रदेश की जनता, महाराष्ट्र की जनता और तमाम उन राज्यों की जनता जिन्होंने एकजुट होकर वोट दिया, हालांकि मैं मध्य प्रदेश और दोस्तों दिल्ली की जनता से बहुत अपसेट हूँ कि वो लोग मोदी सरकार की इस नफरती राजनीति को सपोर्ट करते हैं। बहुत अफसोस की बात है। खैर, जिसने सपोर्ट किया उसका धन्यवाद, जिसने नहीं किया उसका भी धन्यवाद, लेकिन वो आगे चलकर ज़रूर समझेंगे कि मोदी सरकार की राजनीति सिर्फ नफरत से भरपूर है। खैर, वो समझे या ना समझे, सरकार तो वैसे भी गई। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात पता है क्या? नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो 7 तारीख के दिन शपथ लेंगे, लेकिन दोस्तों कल जिस तरीके से नीतीश और नायडू के तेवर सामने आए हैं, बताया जा रहा है कि उन्होंने ऐसी ऐसी शर्तें रख दी हैं सामने, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने शपथ समारोह की तारीख आगे बढ़ा दी है। लेकिन दोस्तों, कल राहुल गांधी ने जो खुलासा किया, कितने करोड़ रुपए का घोटाला किया, 30,000 करोड़ का शेयर मार्केट में, उसके बाद भी अगर नायडू और नीतीश साथ आते हैं तो वो दोनों की भी नैया दोस्तों डूबने वाली है। ये लिखकर आज रख लीजिएगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो साथ अब आएंगे, क्योंकि मुझे तो यही लग रहा है कि इंडिया गठबंधन ही शपथ लेगा, वही सरकार बनाएगा। आपको बता दें चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आया अखिलेश यादव। अखिलेश बोले जो लोग अपने आप को महान बताने की कोशिश करते थे या जिन्हें लगता था कि
वो हिंदुत्व के रखवाले हैं। जनता ने उन्हें बता दिया कि हिंदुत्व नहीं, रोज़गार पर बात करो, महंगाई पर बात करो। और जो दोस्तों लोगों के साथ जो बुलडोज़र की कार्रवाइयाँ की गई वो बहुत दुखदायक है। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश बीजेपी क्यों हारी, इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों बीजेपी ने ये तो बताया कि उसने बहुत बड़ा मंदिर बना दिया, उसका उद्घाटन भी कर दिया, लेकिन दोस्तों बीजेपी ने ये नहीं बताया कि उसने कितने गरीब लोगों के घरों को तोड़ दिया जो उस मंदिर के आसपास बने हुए थे। यानी कि मंदिर बनाने के लिए गरीबों के घर तोड़ दिए। मुझे ये बताइए दोस्तों कि कौन से धर्म में ये लिखा है कि आप मंदिर या मस्जिद बनाने के लिए मासूम लोगों के घर तोड़ दो, उनके घर तोड़कर मंदिर और मस्जिद को खड़ा किया जाए आसपास। जबकि दोस्तों आप समझिए, बाबरी मस्जिद को भी यूं ही तोड़ा गया। माना ये जाता है कि जो कांग्रेस ने जगह तय की थी यूपीए सरकार ने, उसी पर दोस्तों राम मंदिर बनाया गया है। बाबरी मस्जिद की जगह पर तो राम मंदिर बना ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ एक स्टंट था बीजेपी का, ताकि बाबरी मस्जिद को अगर कुछ हो जाए तो ये मामला उठेगा और सुर्खियों में आएगा और इससे हमें वोट मिलेगा। याद कीजिए, आज से लगभग 1 साल पहले मैंने कह दिया था कि ये अब राम मंदिर का मुद्दा इनके पास चलने वाला है नहीं, क्योंकि एक बार ये 2019 में उस पर वोट ऑलरेडी ले चुके हैं और इन्होंने सोचा कि 2019 के बाद हम 2024 में भी राम मंदिर पर ही वोट मांगे। लेकिन जनता ने बता दिया कि धर्म से बढ़कर दोस्तों रोज़गार और जो है यहाँ पर महंगाई है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल इंडिया गठबंधन क्या करने वाली है बड़ा, मोदी सरकार के शपथ ग्रहण से पहले यानी कि 8 तारीख के दिन कल रखी गई है दोस्तों CWC की बैठक। दरअसल दोस्तों अब तक मोदी सरकार का न शपथ ग्रहण हुआ, ना दोस्तों कोई नेता उनके साथ आने को तैयार है, उल्टा सरकारें गिरने की कगार पर आ गई हैं। दरअसल दोस्तों मोदी सरकार की राजनीति बड़ी स्वीप होती थी। कैसी कि मोदी सरकार लोगों को डरा धमकाकर अपने साथ मिलाकर रखते थे। सीधी सी बात है, ज़्यादातर जनता प्रधानमंत्री का साथ इसलिए देती थी सांसद, क्योंकि वो उनको ED CBI का डर बताते थे। लेकिन दोस्तों अब तो वो डर ख़त्म हो ही चुका है उनका। अभी तो फ़िलहाल प्रधानमंत्री पद पर है नहीं। सबको पता है कि फ़िलहाल जिन लोगों को डराया गया, उस वक़्त धमकाया गया कि हम तुम्हें भी जेल भेज देंगे, वो लोग दोस्तों अब खुलेआम आराम से घूम रहा है। उन्हें पता है कि अब हम किसी का भी साथ दें, नरेंद्र मोदी हमारा कुछ उखाड़ नहीं सकते। यही कारण है दोस्तों जो इस बार ख़ास करके जो टूट मची हुई है NDA में दोस्तों, उसके बाद खलबली मच गई है बीजेपी में। क्योंकि आप ये तो सोचिए, नीतीश और नायडू की बैसाखी के सहारे सरकार बनाने की कवायद में बीजेपी जुटी हुई है। लेकिन दोस्तों यहाँ तो गेम ही उल्टा पड़ता जा रहा है। नीतीश और नायडू तो छोड़िए, जो खुद की पार्टी के नेता हैं वही दोस्तों बीजेपी तोड़ने में लग गए हैं। यानी कि NDA में 2 फाड़ होती हुई नज़र आ रही है। सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी इस बार नरेंद्र मोदी और शाह को अपना बॉस मानने को तैयार नहीं है। सारे बीजेपी के नेताओं का यही कहना है कि नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की वजह से बीजेपी हारी है। सब लोगों ने इसका जो मेन रीज़न है वो नरेंद्र मोदी को दिया कि नरेंद्र मोदी और शाह ने हरवाया बीजेपी को। और अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये बात गलत भी नहीं है। प्रधानमंत्री सिर्फ अपने आप को प्रमोट करते हैं और कहते हैं कि मैं हूँ तो मुमकिन है। मतलब प्रधानमंत्री ने पूरा चुनाव अपने चेहरे पर लड़ा, लेकिन दोस्तों हुआ क्या, प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ने के बावजूद बीजेपी की करारी हार हो जाती है। बीजेपी तो बहुमत का आंकड़ा तक नहीं छू पाती है। ये हालत हो गई है बीजेपी की। कहाँ ये लोग कह रहे थे 400 जिता दो संविधान बदल देंगे। मैं कहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो गरीब, पिछड़े, आदिवासी, वंचितों के लिए दोस्तों जो संविधान लिखा है ना, वो किसी के बाप में दम नहीं है कि वो संविधान बदल दे। ये बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान है और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को दोस्तों गरीब, पिछड़े, आदिवासी और जो है अल्पसंख्यक, उन तमाम लोगों के लिए संविधान लिखा था। और मैं तो बाबा साहब अम्बेडकर दोस्तों इस दुनिया में ना कभी पैदा हुए दूसरी बार, ना होंगे। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ऐसा का ऐसा ही रहेगा हमेशा, चाहे कोई भी पार्टी आ जाए। अगर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन भी ऐसी गुस्ताखी करता तो जनता उठाकर बाहर फेंक देती। कोई भी पार्टी हो, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के साथ अगर खिलवाड़ करेगी उसका यही हशर होगा, उसे इसी तरीके से हरा कर बाहर फेंक दिया जाएगा। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए संजय रावत। कहा बीजेपी किसी भी हाल में सरकार नहीं बना पाएगी और अगर बना भी ली तो ये ज़्यादा दिन तक ये सरकार बैसाखी वाली चल नहीं पाएगी।
दोस्तों मैं सिर्फ एक चीज़ जानता हूँ, मैंने प्रधानमंत्री को हमेशा ये देखा कि वो अपने आसपास किसी को खड़ा नहीं करते, हमेशा खुद के अकेले के यानी कि सोलो फ़ोटो खिंचवाने के वो आदी हैं। लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री को देखिए आप, पीएम बनने के लिए कितनी बेइज्जती झेलना पड़ रही है, सबको अपने आसपास खड़ा करना पड़ रहा है, उनसे उनकी शर्तें मानने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, उनकी शर्तें मानना पड़ रही हैं। यही नहीं, यहाँ तक कि जो खुद प्रधानमंत्री ने कानून बनाए हैं जैसे अग्निवीर योजना, उसको लेकर नीतीश कुमार ने शर्त रख दी है कि अग्निवीर योजना को ख़त्म करना होगा। मतलब दोस्तों कैसा लगेगा, जिस इंसान ने कानून बनाया है अगर वही उस कानून को वापस ले लेगा तो ये तो वही वाली बात हो गई थूक के चाटने वाली, कि पहले आपने थूक दिया और फिर उसको चाट भी लिया। अगर अग्निवीर योजना मोदी सरकार वापस लेती है तो समझ लीजिएगा कि सत्ता बनाने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकती है, किसी के भी हाथ पैर जोड़ सकती है, क्योंकि इस वक्त नरेंद्र मोदी इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि उनका चेहरा उतरा हुआ है। पूरे देश में जो मोदी सरकार की छवि बनी हुई थी उसकी धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। अगर और कोई इंसान होता ना तो वो पीएम पद त्याग देता, अपना इस्तीफ़ा देकर चला जाता, लेकिन नरेंद्र मोदी को अभी भी लालच है कि मैं तीसरी बार पीएम बन जाऊँ। मैं लिख कर दे सकता हूं दोस्तों, नायडू और नीतीश खेल करेंगे। ये सरकार अगर बन भी गई तो भी गिर जाएगी, क्योंकि आप समझिए किसी दो के बल पर सरकार चलाई नहीं जा सकती है। जब तक आपके पास एक बड़ा बहुमत ना हो तब तक सरकार सही से नहीं चल सकती। बैसाखियों के सहारे दोस्तों इंसान कब तक चलेगा? अगर बैसाखी टूट गई तो गिरना तो वो है वाजिब, और आप गिरोगे ही, ये बात निश्चित हो चुकी है। तो इस बात से कोई कदम पीछे नहीं ले सकता है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तमाम घमंडी महिलाओं का दोस्तों हुआ इस चुनाव में बुरा हाल। स्मृति ईरानी सबसे पहले दोस्तों भाग निकली। दरअसल दोस्तों स्मृति ईरानी का एक इतिहास रहा है, स्मृति ईरानी बड़बोली हैं, और कंगना रनावत का भी वही हाल होगा दोस्तों आने वाले समय में। इस बार भले ही कंगना रनावत को मंडी सीट से जिता दिया हो, लेकिन आने वाले समय में कंगना रनावत का क्या हाल होगा ये सब जानते हैं। क्योंकि एक बार तो लोग जिता देते हैं, जब ये लोग काम नहीं करते तो उन्हें पता चल जाता है कि ये किसी काम के नहीं है। हालांकि कंगना रनावत को कैसे जिता दिया ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि कंगना रनावत कहती हैं कि 2014 में हमें आज़ादी मिली है। उन्हें लगता है इतिहास पढ़ा नहीं है। इस देश का सबसे बड़ा हीरो दोस्तों गांधी था। इस देश का सबसे बड़ा हीरो गांधी जी थे, कल भी थे, आज भी हैं और परसों भी गांधी जी ही रहेंगे। आज से 100 साल बाद भी अगर आप गांधी के बारे में किसी से पूछोगे तो लोग गांधी जी का वही सम्मान करेंगे जो आज करते हैं। और गांधी जी से बड़ा नेता इस दुनिया में कोई था नहीं। इस देश को उन्होंने आज़ाद कराया अपने दम पर दोस्तों। उन्होंने कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लिया, अहिंसा से उन्होंने जीता। और आप देख लीजिए आज मोदी सरकार नेहरू की बुराइयां करती है कि नेहरू की वजह से ये हुआ। ये लोग अपनी सोशल मीडिया टीम पर से ट्रेन करवाते हैं, गांधी जी को गालियां दिलवाते हैं, गोडसे को महान बताते हैं जिसने गांधी जी को गोली मार दी थी। तो आप समझिए जिन लोगों की सोच ही ऐसी घटिया हो, जो लोग गांधी के हत्यारे को महान बताने पर तुले हों, जो लोग सावरकर की तारीफ़ें करते हों दोस्तों, उनसे आप उम्मीद भी क्या कर सकते हो। वो लोग देश के संविधान से नहीं प्यार करते, वो लोग सत्ता से प्यार करते हैं। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, सत्ता हमारे पास हो और सत्ता की हम जो यहाँ पर कुर्सी की पूजा करते रहे। हमारे हिंदू भाइयों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, आस्था के नाम पर वोट लेकर हिंदू भाइयों के घर तोड़ दिए जाते हैं उनकी, और रात के अंधेरे मंदिरों पर बुलडोज़र चला दिया जाता है। अगर आप सच में कहते हो कि आप हिंदुत्व के रक्षक हो तो फिर मंदिरों पर रात के अंधेरे में क्यों चलाते हो बुलडोज़र? क्यों आप हिंदू भाइयों के घरों पर बुलडोज़र चला देते हो? और बेवकूफ़ बनाने की आप देख लीजिए, ये सरकार खैर किसी की नहीं है, ना वो हिंदू भाइयों की है, ना मुस्लिम भाइयों की है, ना ईसाइयों की है, ना दोस्तों पंजाबियों की। तमाम लोगों से बीजेपी ने बैर ले रखा है। इस देश में जितनी भी पार्टियां हैं बीजेपी के हिसाब से वो आतंकवादी हैं या फिर हिंदू विरोधी हैं। मतलब कि एक बीजेपी दोस्तों दूध की धुली है, जो ना हिंदू विरोधी है ना आतंकवादी पार्टी है। बाकी बीजेपी के हिसाब से सारे हिंदू विरोधी हैं। जबकि तेजस्वी यादव किस समाज से आते हैं दोस्तों? वो भी हिंदू हैं। बेचारा अरविंद केजरीवाल हिंदू हैं, राहुल गांधी हिंदू हैं दोस्तों, वो भी सेम समाज से है। लेकिन मोदी सरकार इनकी छवि ख़राब करने के लिए इनको बताती है कि ये लोग हिंदू विरोधी हैं, जबकि इन बेचारों ने कभी कोई ऐसा बयान तक नहीं दिया जिससे कि कहा। ये लोग बस, इनकी इतनी सी गलती है कि ये भाईचारे से चलते हैं, ये सबको एक साथ लेके चलते हैं। और यही तो हमारे देश की खूबसूरती है कि हम सब लोग मिलजुल के रहते हैं। वरना फिर दोस्तों आप समझिए इंडिया नाम किसका है? हमारा इंडिया तो ऐसा है कि बाहर से भी अगर कोई आता है तो हम उसका भी सम्मान करते हैं, उसे भी प्यार देते हैं। और इसीलिए
मैं उन तमाम सच्चे पत्रकारों की रिस्पेक्ट करता हूं, चाहे वो रवीश कुमार हो, अजीत अंजुम हो, अभिसर शर्मा हो, साक्षी मैम हो, या फिर दोस्तों और भी जितने पत्रकार हैं। कई चैनल ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने इस चुनाव को जिताने में बहुत मदद की है। आप समझिए जिन्होंने सच्ची न्यूज़ें दिखाई। मेन स्ट्रीम मीडिया से तो कोई उम्मीद की नहीं जा सकती है, लेकिन आज की तारीख में यूट्यूब सोशल मीडिया सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बना हुआ है दोस्तों। और सच्चे पत्रकारों ने इस चुनाव में बहुत हेल्प की है इंडिया गठबंधन की, चाहे वो हमारा चैनल हो दोस्तों, या फिर डीवी लाइव हो, अजीत अंजुम सर हों, रवीश कुमार सर हों, या फिर दोस्तों अभिसर शर्मा सर हों, साक्षी मैम हो, तमाम और ऐसे चैनल हैं, प्रज्ञा मैम हो, जिन्होंने सच्ची न्यूज़ें चलाकर ये बताया कि भैया देखो कैसा प्रोपेगेंडा चलता है गोदी मीडिया के ऊपर। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल शपथ ग्रहण से पहले ही क्या मोदी सरकार को आंख दिखा दी नीतीश ने, क्या नीतीश मारने वाले हैं 9 तारीख से पहले ही पलटी। दरअसल दोस्तों लग तो कुछ ऐसा ही रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने 9 से पहले 8 तारीख को CWC की बैठक बुला ली है। इस बैठक में बताया जा रहा है कि फिलहाल कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाने की कोशिश करेगा। यही नहीं, एक और बम फूट गया है, एक निर्दलीय ने कांग्रेस को अपना सपोर्ट पहले ही दे दिया है। बताया तो ये भी जा रहा है कि जितने भी निर्दलीय जीते हैं वो लोग इंडिया गठबंधन की तरफ आना चाहते हैं। देखिए 2 तरीके के लोग होते हैं, एक तो वो जो बेइज्जती सहन कर कर बीजेपी में रह जाते हैं। हमने देखा है कैसे बीजेपी के ही नेताओं को खुद गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी बेइज्जत करते हैं और उन्हें मंच से उतार देते हैं, अपने साथ फ़ोटो तक नहीं खिंचवाने देते हैं। ऐसी तो बीजेपी की सोच है। लेकिन दोस्तों वहीं अगर बात करें हम इंडिया गठबंधन की, तो वहाँ पर रिस्पेक्ट मिलती है, छोटे नेताओं तक को रिस्पेक्ट दी जाती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि जो लोग बड़े बड़े नेताओं के साथ बदतमीज़ी करते हैं बीजेपी के नेता, और ख़ुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह उन्हें स्टेज पर खड़े होकर अपने साथ फ़ोटो नहीं खिंचाने देते हैं छोटे नेताओं को। लेकिन दोस्तों इंडिया गठबंधन में इसका उल्टा है, वो लोग छोटे नेताओं की भी इज्जत करते हैं और उनको पूरा सम्मान देते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से पार्टी में अगर आप किसी को रख रहे हो तो उसको सम्मान भी देना ज़रूरी है। आपको याद होगा बाबुल सुप्रियो की अमित शाह ने कैसे बेइज्जती कर दी थी। बाबुल सुप्रियो जो है वो अपना हाथ लगाने जा रहे थे, जो जब वो जलाने जा रहे थे गृह मंत्री अमित शाह, तो बाबुल सुप्रियो को अमित शाह ने साइड कर दिया हाथ से और कहा कि जाओ हट जाओ हट जाओ। लेकिन उसके बाद बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी ज्वाइन कर ली थी बीजेपी छोड़कर। तो ये तो साफ ही दिखाई देता है कि बीजेपी में रहने वालों को कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि बीजेपी उन्हें आए दिन बेइज्जत करती रहती है। और यही कारण है जो कई नेता तो इसलिए भी पार्टी छोड़ने की फिराक में है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की, जो कि आ रही है महाराष्ट्र से निकलकर। दोस्तों बताया जा रहा है महाराष्ट्र की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ हो या ना हो, लेकिन सरकार गिरने वाली है। दरअसल आपको बता दें चले, जब कल देवेंद्र फडणवीस ने अपना इस्तीफा दिया उसके बाद भूचाल आ गया सरकार में। क्योंकि दोस्तों अब तक बीजेपी को यही लग रहा था कि वो महाराष्ट्र में खास करके शिवसेना को तोड़ के अजीत पवार को बीजेपी में लिया है। और क्या करा, एनसीपी के शरद पवार का सिंबल और नाम छीन कर कह दिया कि अजीत पवार असली शिवसेना है। ऐसे ही दोस्तों उद्धव ठाकरे की शिवसेना का नाम और सिंबल छीन लिया। चुनाव आयोग कितना बड़ा बेईमान है तो सबको ही पता है। और उद्धव ठाकरे की शिवसेना का नाम छीन कर किसको दे दिया गया, एकनाथ शिंदे को दे दिया गया। अब दोस्तों एकनाथ शिंदे और तमाम लोगों के साथ खेल हो गया, क्योंकि इंडिया गठबंधन नंबर 1 बन गया। इंडिया गठबंधन को दोस्तों लगभग 29 सीटें आईं और सिर्फ उन लोगों को 13 सीटों पर संतोष करना पड़ा। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ने सबसे बड़ी जीत हासिल की है। महज वो उसने 17 सीटों पर बताया जा रहा चुनाव लड़ा था और 17 में से 13 सीटें जीत ली। आप समझिए कितना बड़ा आंकड़ा कांग्रेस ने महाराष्ट्र में तैयार किया। सिर्फ 17 सीटों में से 13 सीटें जीत लेना ये एक बहुत बड़ा मार्जिन होता है। मैं कहता हूँ कि राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इन जगहों पर जो प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है वो काबिल तारीफ़ है दोस्तों। अगर यही थोड़ी सी और मेहनत बिहार में भी हो जाती तो मैं लिख के दे सकता हूँ बिहार का रिज़ल्ट कुछ और ही होता। लेकिन हालांकि यहाँ पर बड़े राज्यों में जिस तरीके से उसने जीत हासिल की वो एक अपने आप में ही बड़ी बात है। और आने वाले समय में हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि कांग्रेस पूरे देश में छाएगी दोस्तों, इंडिया गठबंधन छाएगा और इंडिया गठबंधन ही सरकार बनाएगा। क्योंकि दोस्तों इंडिया गठबंधन देश के साथ है, वो देश के विकास की बात करता है, बेरोज़गारी की बात करता है, महंगाई की बात करता है। ख़ास करके जिन लोगों की पेंशन बंद कर दी है, जिन लोगों